हाय एवरीवन, माय नेम इज आंचल अरोड़ा और हम मिल चुके हैं ऑलरेडी। मैं केमिस्ट्री पढ़ाती हूँ यहाँ पे। आई वेलकम यू ऑल टू दिस यूट्यूब चैनल एंड टू फंडा बॉक्स। तो आज की वीडियो का एक स्पेसिफिक सा मोटिव है, क्योंकि मैंने बहुत बच्चों को ये सोचते हुए सुना है या बोलते हुए सुना है या थिंकिंग आउट लाउड वाले वे में कि फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे कैसे पढ़ लें कि यार पूरे मार्क्स आ जाए। क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में फॉर्मूला पढ़ लेते हैं, क्वेश्चंस में अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, कहीं फंस जाते हैं। कौन से चैप्टर्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दूँ, कौन से को कम दूँ तो थोड़ा चल जाएगा, ये सब कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री ना बेसिकली क्लास 11th क्लास 12th होती है। जब मैं पढ़ाती हूँ तो मैं ऐसे 11th 12th नहीं करती। मैं जिस टॉपिक के बाद जो आना चाहिए वही पढ़ाती हूँ। इनफैक्ट मेरी क्लास 11th फिजिकल केमिस्ट्री में तुम लोग पीरियोडिक भी पढ़ोगे और तुम लोग बॉन्डिंग भी पढ़ोगे। क्यों, कैसे, देखो। मोल कॉन्सेप्ट की अगर मैं बात करूँ ना, तो मोल कॉन्सेप्ट के साथ कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। उसमें से एक आधा ही सवाल आता है, तो हमें लगता है छोटा सा ही तो चैप्टर है, इतना हम उसको तवज्जो क्यों देते हैं? क्योंकि वो फाउंडेशन बिल्ड करता है। मोल कॉन्सेप्ट इसलिए कंसेप्चुअली अच्छे से क्लियर होना चाहिए क्योंकि एक बार मोल आ गया, फिर काइनेटिक्स में यूज हो रहा है, इक्विलिब्रियम में यूज हो रहा है, तुम्हारे सोल्यूशंस चैप्टर में यूज हो रहा है। कितनी जगह मोल्स का गेम है, स्टेट्स ऑफ मैटर में है। डेल्टा एच जो है वो पर मोल निकालना है, स्टोशियोमेट्री बदली तो क्या करना है, सब कुछ खेलना आना चाहिए। तो सब में इसका रोल है। ये एक ऐसा चैप्टर है जिसको वैसे देखो तो हाँ, इससे से कितने सवाल आए, एक आधा ही आया था, पर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस अलग अलग चैप्टर्स में जरूर आते हैं, इसलिए चैप्टर इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में से वैसे देखा जाए तो 2-3 सवाल आते ही आते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कौन से पार्ट से ज्यादा आने के चांसेस होते हैं? जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस वाली गेम पे आते हो ना, वहां से शेल, सब शेल, ऑर्बिटल, इस शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, इस सब शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। कभी कभी एन की वैल्यू देता है, एमएल देता है, सब शेल खा जाता है। तो कैसे लॉजिकली हम प्रोसीड करें कि हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाए, टोटल नंबर ऑफ नोड्स, रेडियल, एंगुलर, इस पे बहुत सवाल आए हुए हैं इतने सालों में। तो इससे रिलेटेड दो तीन क्वेश्चन जरूर आते हैं। अगर मैं बात करूं स्टेट्स ऑफ मैटर की, स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना क्यों जरूरी है? माना इससे आएगा एक आधा सवाल, दो सवाल कभी कभी, पर अगर ये अच्छे से नहीं आया ना तो थर्मो खो जाएगी। थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से आने के लिए स्टेट्स ऑफ मैटर के कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। तो सब चैप्टर्स ध्यान से देखो, इंटरलिंक्ड है। और थर्मो थर्मो कहाँ नहीं यूज करी तुमने? फिजिक्स में भी पढ़ रहे हो, यहाँ भी पढ़ रहे हो। यहाँ पे जब ऑर्गेनिक पढ़ोगे तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ कंबशन वहां भी आएगा। थर्मो पढ़ोगे तो डिफरेंट रिएक्शंस के एंथैल्पी चेंजेस निकाल पाओगे, उनको यूज करके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट्स निकालने आते हैं। बहुत सारी गेम है। इलेक्ट्रो में जब ये फिगर आउट करोगे कि किसका रिडक्शन पोटेंशियल क्यों ज्यादा है तक पहुंचोगे, तो वहां पे भी आयनाइजेशन, एंथैल्पी, सब्लिमेशन, हाइड्रेशन, इन सब शब्दों को पढ़ोगे। तो सब कितना इंटरलिंक्ड है। तो अगर ये लगता है कि हाँ थोड़ी सी 11th वीक है तो क्या हुआ, 12th हो जाएगी, थोड़ा टफ हो जाएगा। तो सब कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए चलो। और रिडॉक्स का क्या गेम है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में। रिडॉक्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहाँ से करोगे? पता कैसे चलेगा कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, कौन रिड्यूस? और अगर यही नहीं पता चलेगा तो इलेक्ट्रोड्स कैसे बांटोगे? कैथोड किसको दोगे, एनोड किसको दोगे? तो ये सब लॉजिक है। इक्विलिब्रियम से बहुत सवाल आते हैं क्लास 11th में। फिजिकल केमिस्ट्री में बोला जाता है सबसे ज्यादा सवाल इक्विलिब्रियम से आएंगे, क्योंकि ये एक्चुअली तो दो चैप्टर्स है ना, केमिकल और आयनिक। लिए शैटलियर्स से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ज्यादा। बफर, हाइड्रोलिसिस, इन सब से डायरेक्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं। फॉर्मूला आता है, पुट करना आना चाहिए, आंसर आ जाता है। तो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए। और अगर मैं क्लास 12th में जाऊं तो क्लास 12th में सोल्यूशंस की बात कर रहे तो इससे भी ठीक ठाक क्वेश्चंस आते हैं। और सोल्यूशंस और मोल कॉन्सेप्ट रिलेटेड है, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ रही है दोनों में, तो दोनों ही आपस में ठीक ठाक रिलेशन दिखाते हैं। और अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, बहुत 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 सवाल आते हैं इससे। सॉलिड स्टेट से आने के चांसेस एक दो क्वेश्चंस के होते हैं, बहुत सवाल नहीं आते हैं। बट डायरेक्ट डेंसिटी वाला हो जाएगा, या इसमें फॉर्मूला पूछ लेंगे कि भैया ए जो है वो कॉर्नर्स पे है, बी जो है वो फेस के सेंटर्स पे है, फॉर्मूला क्या होगा कंपाउंड का, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस। काइनेटिक में इंटीग्रेटेड रेट लॉस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अरेनियस से बहुत आते हैं, ग्राफिकल क्वेश्चंस बहुत आते हैं। कॉन्सेप्ट भी खेलता है वो फिजिकल केमिस्ट्री में और न्यूमेरिकल्स भी खेलता है।
तो करें क्या, कैसे प्रोसीड करें। हमेशा जब चैप्टर कोई पढ़ाना शुरू करे, पहली बात तो टीचर फिक्स कर लो जिसका समझ आए, क्योंकि हर कोई अलग तरीके से पढ़ाता है। पता है केमिस्ट्री क्यों टफ लगती है, क्योंकि पढ़ते 600 जगह से हो। इसके व्यूज ज्यादा है इससे पढ़ लो, इसके व्यूज ज्यादा है इससे पढ़ लो, ये चैप्टर ना इससे पढ़ लेता हूँ, ये चैप्टर उससे, सब मिक्स हो जाएगा, सब गोबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर किसी का पढ़ाने का तरीका अलग है। मैं जैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करवाती हूँ सब लोग वैसे नहीं करवाते। मैं बहुत ज्यादा ग्राम इक्विवेलेंट्स में खेलती हूँ, सब नहीं खेलते। तो सबका पढ़ाने का तरीका अलग होता है। एक टीचर पकड़ो, उससे पढ़ो और थॉरली पढ़ो, सब समझ आएगा। और कॉन्सेप्ट्स कैसे बिल्ड करो, पहले मोल कॉन्सेप्ट उठाओ, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एक बार एटम की कथा सीख ली, पीरियोडिक उठा लो, पीरियोडिक से सवाल आते हैं। पीरियोडिक उठा लिया तो पूरा लॉजिक आ जाएगा कि पीरियोडिक टेबल बटा कैसे हुआ है, क्या है, ताकि जब पी ब्लॉक डीएनएफ में जाओ तो चीजें ऑलरेडी थोड़ी बहुत पता हो कि ट्रेंड्स जनरल ऐसे हैं। फिर खेलते रहना एक्सेप्शन एक्सेप्शन, ठीक है। और अगर मैं बॉन्डिंग बोलूं तो इसके बाद बॉन्डिंग आना चाहिए, क्योंकि अगर बॉन्डिंग नहीं आएगा तो स्टेट्स ऑफ मैटर में बहुत जगह फंसोगे कि क्यों, क्यों इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, क्यों इसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन वीक है, ये लॉजिक होता है। और फिर उसके बाद स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो, थर्मो के बाद मैं क्या पढ़ाती हूँ, मैं पढ़ाती हूँ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के बाद मेरे से पढ़ोगे तो तुम्हें मिलेगा काइनेटिक्स, काइनेटिक्स के बाद रिडॉक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सब लिंक्ड होता है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री खत्म होते ही सॉल्यूशंस पे आ जाएंगे वापस से, क्योंकि चैप्टर 1 तब तक इतनी बार रिवाइज हो चुका होगा कि सॉल्यूशंस पूरा ऐसे हो जाएगा। फिर सरफेस बचा, सॉलिड, खत्म कर दिया। जल्दी जल्दी 30 दिनों में मोटा मोटा हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री इस यूट्यूब क्लास पे खत्म कर देंगे। पता है ना, हर रोज सुबह 9:30 बजे मिलते हैं, बस वैसे। और तुम्हें क्या करना है पर्सनल लेवल पे, एक तो तुम्हें रोज क्लास आना है सुबह 9:30, कोई नाटक नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं कि अरे नहीं चाहिए, उठो क्लास आओ, रोज क्लास करो। और रोज क्लास के बाद क्या करना है, उस टॉपिक से रिलेटेड एनसीईआरटी उसी दिन पढ़ लो। पता है 2 पन्ने पढ़ना ना बहुत आसान होता है एज कंपेयर टू एंड में 15 पन्ने पढ़ना। सच में वो 2 पन्ने एक बार पढ़ लोगे, ऐसे अगले दिन अगले 2 पन्ने पढ़ोगे, इवेंचुअली रिवाइज करना शुरू करेंगे तो जब तक चैप्टर खत्म होगा तब तक वो 10 पन्ने तुम पढ़ चुके होगे 3 से 4 बार। समझो मेरी बात, आज 2 पेजेस पढ़े, कल का टॉपिक हुआ तो आज के 2 पेजेस और कल के 2 पेजेस एनसीईआरटी के पढ़ना। फिर अगले दिन का टॉपिक हुआ उसका 1 पेज और पिछले 4 पेजेस। तो तुम बार बार रिकॉल कर रहे हो ना। और रिकॉल करने से बेटर क्या होता है, रिविजन और रिकॉलिंग में बहुत फर्क होता है। रिविजन होता है ऐसे बैठ गए, किताब खुली हुई है, पढ़ रहे हैं, साथ में रील स्क्रॉल हो रही है, साथ में मजे आ रहे हैं। ये सब नहीं करना। चले गए वो दिन, गए, अब नहीं करेंगे ये सब। अब क्या करेंगे, अब हम रोज के रोज रिकॉल करेंगे। क्लास में आयो ना, बैठो चुपचाप, आसान बिल्कुल बैठो, ऐसे 1.25 घंटा बैठो, सुनो, जो क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं करो। घर जाके, मतलब घर पे ही हो, क्लास खत्म होके तुम्हें क्या करना है, तुम्हें बैठना है तसल्ली से और सोचना है कि ये टॉपिक है सामने चल रहा है यूट्यूब पे, इस पे मैं क्या बोल रही थी, म्यूट कर दो, सोचो। तो जब खुद रिकॉल करते हो ना तो तुम लोग फिगर आउट करोगे कि एक पॉइंट के बाद तुम पूरा चैप्टर खुद लिख चुके होगे। और क्या चाहिए, खुद ही को पढ़ा दिया तुमने पूरा केमिस्ट्री। ऐसे धीरे धीरे करके सब कुछ हो जाएगा। तो हम लोग एनसीईआरटी कवर करेंगे। अब तुम और टीचर्स वगैरह की भी वीडियोस देखते होंगे जो बोलते होंगे देखिए नोट्स पढ़िए, टीपीपीस करिए, एक एनसीईआरटी एग्जाम्पलर खरीद लीजिए, एक पीवाईक्यूज की बुक खरीद लीजिए, और कोई अवस्थी वगैरह वाली बुक्स भी बता देंगे, बहुत सारी मोटी मोटी किताबें बता देंगे। क्यों, बहुत समय है क्या तुम्हारे पास, है रद्दी जमा करनी है तुमको, क्यों बेचोगे बाद में बुक्स, बेच रहे हो क्या, बेच रहे हो तो कट रख देना हमारा भी, नहीं बेच रहे ना तो क्या करना है फिर उसका, कुछ नहीं। इतनी किताबें मत खरीदो जिनको देख देख के डर लगता रहे, जिनको देख देख के लगे कि यार ये तो बड़ा ही मुश्किल सब्जेक्ट है यार, 4 किताबें पढ़नी पड़ रही है, नहीं पढ़नी, एक एनसीईआरटी पढ़नी है और एक बुक खरीद लो तुम फंडा बॉक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। अब तो ऑफ भी चल रहा है, काफी बड़ी ऑफर है, सस्ते में मिल जाएगी, बढ़िया, सही बता रही हूँ, 1-on-1 बहुत सस्ते में मिल रही है, ले लो। इसका फायदा क्या है, 2 बुक्स नहीं खरीदनी पड़ेंगी, वरना क्या करते, एक पीवाईक्यू खरीदते और एक एग्जाम्पलर खरीदते, 2 किताबें खरीदते, उनकी शक्ल देखते रहते, अरे यार ये भी पढ़नी है, ये भी पढ़नी है, एनसीईआरटी भी पढ़नी है, नोट्स भी पढ़ने हैं, डीपीपी कब करेंगे, कुछ नहीं। रोज क्लास के बाद नोट्स अपने हाथों से बनाओगे साक्षात, कि मैम ने क्लास में क्या बोला था, रिकॉल करते हैं, खुद लिखते हैं, खुद की लैंग्वेज में लिखोगे तो याद रहेगा। उससे रिलेटेड 2 पेजेस होंगे मैक्सिमम एनसीईआरटी के,
पढ़ डालो। और इस PYQ बुक में जो आपको fundabox.in पे अवेलेबल है, उसमें आपको पिछले 30 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे, प्लस NCERT एग्जाम्पलर मुफ्त मुफ्त मुफ्त। चाहिए ही नहीं 2 किताबें, एक PYQ 30 इयर्स की खरीद ली, इसी में एग्जाम्पलर है। बच्चे बोलेंगे एग्जाम्पलर किया, जी हाँ किया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, जी हाँ किए। DPP करी, अरे ऑफ कोर्स करी। तो तुम तो क्वेश्चंस में ऐसे ऊपर चल रहे हो, रेलेवेंट क्वेश्चंस कर लिए, सब बढ़िया चल रहा है। तो फिजिकल केमिस्ट्री मेरे साथ ऐसे पढ़ी जाएगी। हम 30 दिन में इसको इस तरीके से निपटाएंगे कि हमने अपना फाउंडेशन बहुत तगड़ा बिल्ड करना है, और फिर हम उस पर ऐसे लेयर्स डालते जाएंगे, और हर टॉपिक के कम से कम नहीं तो 10 से 15 सवाल ऐसे ही कर लेंगे, और फिर PYQs तो हैं क्लास में बैठ के, सब सही हो जाएगा। बिल्कुल तगड़े तरीके से फिजिकल केमिस्ट्री फुल मार्क्स आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ टफ नहीं होता है। यू जस्ट हैव टू गेट टफर। ठीक है, डर को डरा दो, जीत जाओगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं कल क्लास में 9:30 बजे। टुमारो मॉर्निंग 9:30 AM। एवरीबडी शुड कम। मुझे पूरी अटेंडेंस चाहिए, प्लीज यार, प्लीज आ जाना यार, मैं भी सुबह उठ के आ रही हूँ। ठीक है जी, चलो कल मिलते हैं, बाय।